ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज इंडिगो के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्वेश्चंस जो उसमें दिए गए हैं। नमस्ते आदर्श। और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, अखिलेंद्र, राहुल, बाकी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे आप लोग बताइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो कृष्णा द किलर। सर नमस्ते। नमस्ते कृष्णा द किलर। बहुत खतरनाक नाम रखे हो यार कृष्णा। बोल नहीं रहा है, अब चला गया क्या? ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस देखते हैं बीच वाले। पहले जो पहला है ये देखो, पहला क्वेश्चन है स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई है कि नहीं? सारे बच्चे गायब हो गए हैं तो। यस सर, सुनाई दे। स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन यस सर, आ रही है। हाँ यस सर, आ सर। रही है। बताओ, स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज नॉट ट्रू, इसमें से जो ट्रू नहीं है उसको स्ट्राइक कर दीजिए इन द फॉलोइंग। राजकुमार सर शुक्ला शेयर क्रॉपर। नॉट ट्रू बोल रहा है बेटा, उसमें क्या गलत, क्या सही नहीं है? राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर, यस। अ पॉलिटिशियन, नो। डेलीगेट, डेलीगेट भी तो नॉट ट्रू है। अ लैंडलॉर्ड, नॉट ट्रू। तो तीनों नॉट ट्रू है, खाली एक ही ट्रू है, शेयर क्रॉपर। तो 2, 3, 4 तीनों आंसर होंगे इसके। ठीक है, यस सर। गुड। यस। क्वेश्चन बी, राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर, यस। फिजिकली स्ट्रांग, यस। इलिटरेट, यस। तो तीनों या तीनों ही यस है, इसलिए नॉट ट्रू में कोई नहीं आएगा। ठीक है, नॉट ट्रू में कोई नहीं आएगा इस वाले में। ओके, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया गया है कि राजकुमार शुक्ला थोड़ा जिद्दी स्वभाव के हैं, मानते नहीं हैं कोई चीज़ जल्दी, रेजोल्यूट हैं? ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया गया, बताइए। आंसर बताओ। जी सर। राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट यानी कि जिद्दी क्यों बताया गया है? क्योंकि गांधी जी ने उनको बहुत बार मना करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो माने नहीं, और गांधी जी को बिना लिए वो गए नहीं। ठीक है, इसलिए उनको रेजोल्यूट दिखाया गया है, कहा गया है। ठीक है, RESOLUTE, रेजोल्यूट। ठीक है, ये है एडमिरेबली पर्पसफुल, डिटरमिन्ड एंड अनवेवरिंग, मतलब जो अपने उद्देश्य से कभी भटके ना। Resolute, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन सुनो। resolute, resolute, रेजोल्यूट, resolute, रेजोल्यूट। resolute, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन याद रखो, रेजोल्यूट। और एक ऐसा आदमी जो अपने उद्देश्य पर टिका रहे, भटके ना, जिद्दी हो, ऐसा आदमी। तो उनको ऐसा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि वो गांधी जी को लेने जब आए वहाँ पे, तो लखनऊ से कलकत्ता तक उन्होंने गांधी जी का पीछा किया, और फिर कलकत्ता से चंपारण उनको लेकर के ही गए, इसलिए राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट दिखाया गया है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दी सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट। जब गांधी राजकुमार शुक्ला के साथ गए उनके घर पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे, तो राजेंद्र प्रसाद उस समय थे नहीं, है ना? उस समय राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, और क्योंकि राजेंद्र प्रसाद नहीं थे तो राजकुमार शुक्ला को तो सब पहचानते थे कि हाँ ये गांव के किसान है, आए हुए हैं। तो उन्होंने उनको कहा ठीक है, ज़मीन पे सो जाओ उस कमरे में। और उन लोगों ने सोचा कि गांधी भी एक किसान ही है, और गांधी को भी ज़मीन पर सोने के लिए कह दिया। तो ऐसा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे, उन लोगों को ऐसी गलतफहमी क्यों हुई? उन्होंने गांधी को एक पेजेंट क्यों समझ लिया?
बताइए। सर उनके पहनावे के ऐसे। यस, बिकॉज ही वॉज ड्रेस्ड वेरी मॉडेस्टली। वो गांधी जी बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। और दूसरी बात, गांधी जी जो है एक पीजेंट के साथ गए थे। गुड आंसर। तो ये हो गया आपका पहला वाला। आगे चलते हैं। List the places that Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at चंपारण। गांधी की मुलाकात जब शुक्ला से हुई, वहाँ से लेकर के चंपारण आने तक गांधी कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले वो लखनऊ में मिले थे, ठीक है। लखनऊ के बाद गांधी ने कहा कि कल मैं कानपुर जाऊंगा, अगर आपको याद हो तो। गांधी ने कहा मुझे कानपुर जाना है, ठीक है। वो कानपुर गए। कानपुर के बाद उन्होंने कहा कि वो जाएंगे कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता में आओ, मिलो और मुझे ले चलो। तो कलकत्ता जब गांधी जी पहुँचे तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ला पहले ही उनका वेट कर रहे थे। कलकत्ता से फिर गांधी जी चंपारण सीधे नहीं गए। उन्होंने कहा पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, वहाँ जा कर के राजेंद्र प्रसाद से मिलूंगा, और मुजफ्फरपुर से निकलने के बाद फिर वो आते हैं चंपारण। समझ गए? यस सर। बीच में एक आध भूला हूँ तो पढ़ लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डिड द peasants पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। जो अंग्रेज जमींदार थे उनको हमारे यहाँ, हमारे जो किसान थे वो किराए के रूप में क्या पेमेंट करते थे, बताइए। सर इंडिगो एज रेंट वो पे करते थे। Yes, yeah, they used to pay them indigo as rent. 15% of the agriculture, 15% of the land was sown with indigo, and that indigo was given to the landlords, British landlords as rent. चलो एक क्वेश्चन हो गया। What did the British now want instead and why? अब अंग्रेजों ने कौन सा नया परिवर्तन कर दिया था इस व्यवस्था में और क्यों। पहले 15% बोते थे और दे देते थे इंडिगो, अब ब्रिटिशर्स ने उसमें चेंज कर दिया। क्या चेंज किया और क्यों किया, बताइए। द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू रिसीव सिंथेटिक इंडिगो फ्रॉम जर्मनी, सो दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट आस्क द इंडियन peasants टू grow indigo, and in place of that they will ask the Indian peasants to pay them money equivalent to 15% of the total crop। तो उन्होंने कहा कि अब इंडिगो हमको अच्छी क्वालिटी का सस्ते में मिल जाएगा जर्मनी से, इसलिए अब हम इंडिगो आपसे नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 15% में जो 15% खेती का जो पैसा होता है वो हमें आप दीजिए। ऐसा उन्होंने कहा किसानों से, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। जब मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो आ जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्राकृतिक नेचुरल इंडिगो जो इंडिया में उगती थी उसके दामों पर। जाहिर सी बात है कि सिंथेटिक इंडिगो जो है सस्ते में बन जाएगी, जैसे चाइना वाले आजकल बनाते हैं, उस समय जर्मनी बना रहा था, तो फिर वो सस्ते में बनाएगा। तो नेचुरल इंडिगो को उगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो नेचुरल इंडिगो उसको compete नहीं कर पाएगा मार्केट में, और इन्होंने जो इंडिगो उगाया था उसका सारा पैसा, सारा जो उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है सब बेकार हो जाएगा। तो भारतीय किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा उसमें, ठीक है। मार्केट में compete करने के लिए आपको एक फेयर कंपटीशन चाहिए ना। अब कंपटीशन ही आपका फेयर नहीं रह गया। वो सिंथेटिक बना रहा है, सिंथेटिक देखने में भी ज़्यादा अच्छा है, और आप नेचुरली उगा रहे हो, ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, और आप मार्केट में compete कर रहे हो ऐसे आदमी से जो सस्ते में आ जा रहा है, ज़्यादा अच्छा दे रहा है। ओके, द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधी जीज मेथड ऑफ वर्किंग। यानी इस चैप्टर में ये बताया गया है कि गांधी जी के काम करने का तरीका क्या था, ठीक है। मेथड ऑफ वर्किंग। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टांसेस ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह।
क्या आप ऐसे कुछ घटनाओं को ढूंढ सकते हैं जहाँ पे गांधी जी ने अपने काम करने के तरीके को, अपने मेथड को दिखाया हो और उसको आप सत्याग्रह से जोड़ सकते हैं? ये क्वेश्चन है। एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा से जोड़ सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, टेक्स्ट में ऐसा दिखाया गया है कि जब उनको चंपारण के डिस्ट्रिक्ट तिरहुट का जो कमिश्नर था उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, तो उसने और सुपरिंटेंडेंट ने भी उनको लेटर दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, तो गांधी जी ने उस पर कहा मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने चिट्ठी पे लिख कर बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। और कोर्ट में भी जब वो गए तो उनके साथ बहुत भीड़ थी, वो चाहते तो वायलेंस करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने तब भी वायलेंस का सहारा नहीं लिया, सत्य का सहारा लिया, अपनी बातों को ईमानदारी से रखा। So these are the things that you can give in answer. Other than that, you people have been students of, scholars of Gandhi. You have studied Gandhi. नहीं पढ़ा है तो गांधी को पढ़ सकते हो, और गांधी की किताबें पढ़िए, जो उनका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो पढ़िए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो आप वहाँ से भी एग्जाम्पल दे सकते हो नॉन वायलेंस का। या जो हिस्ट्री के बच्चे हैं, अगर इसमें सेक्शन ई वाले जो हिस्ट्री के बच्चे हैं, वो हिस्ट्री से और ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। वैसे गांधी को पढ़ने के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना ज़रूरी नहीं है, जिसको भी इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकता है। वाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? जब कमेटी बनी और कमेटी में ये कहा गया कितना जुर्माना दिया जाए, तो गांधी ने कहा 50%, लेकिन उन लोगों ने कहा 50 नहीं 25 ले लीजिए। तो गांधी 25% पर ही मान गए कि 25% जुर्माना ही किसानों को दिया जाएगा, उनको जो नुकसान हुआ उसका 25% पेमेंट किया जाएगा। इस पर गांधी क्यों मान गए बताओ? गांधी क्यों मान गए? कोई बताएगा या मैं बताऊं? सर ठीक है ना सर, ये ना मानसिक रूप से जीत थी। Yes, very good, very good. Gandhi said that it is not important कि वो कितना परसेंटेज दे रहे हैं. What is important is that they are surrendering a part of their ego, right? The false pride that the landlords had in themselves, they were surrendering some part of that, and the peasants who always considered themselves inferior in front of the landlords, now was the time when these peasants were able to look at them with pride, look at themselves with pride and confidence. So Gandhi said that it does not matter whether it is 25% or 50%. What matters is that it gives us confidence. Okay. How did the episode change the plight of the peasants? इस पूरी घटना ने किसानों की खराब स्थिति को कैसे चेंज कर दिया? So they got a chance to believe in themselves. They started to believe that they can achieve something. They started to believe that they deserve freedom and equality. And other than that, धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, वो लैंडलॉर्ड 2 साल बाद छोड़ करके चले गए। यानी कि उन्होंने कहा कि हम लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम ख़त्म करते हैं, ज़मीनें उन्होंने किसानों को वापस कर दी कुछ सालों बाद। और ये जो किसान किराए पे या अधियारी पे खेती करते थे, शेयर क्रॉपिंग करते थे, अब ये फिर से अपनी ज़मीनों के मालिक बन गए। समझ में आ गया? यस सर। गुड। अब हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। पहला है, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? आपको क्यों लगता है कि गांधी ने चंपारण एपिसोड को अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में बताया है? तो आपको पता है कि बिकॉज गांधी को इंडिया को समझने में हेल्प मिली, कैसे लड़ाई करना है इसमें हेल्प मिली, कॉन्फिडेंस आया उनको अपने चीज़ में। वो गए थे वहाँ पे 2-4 दिन के लिए, लेकिन वहाँ पे कम से कम 1 साल रहे, 7 महीने लगातार रहे, फिर बीच बीच में जाते रहे। तो इस तरीके से ये एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी एबल टू, दोबारा समझाना। ओके, तो क्वेश्चन पहला वाला ये है कि गांधी जी के लाइफ में चंपारण की जो घटना थी वो टर्निंग पॉइंट क्यों थी? एक ऐसी घटना क्यों थी जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा को बदल दिया?
देखो, जब गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए 1915 में, उसके बाद 1917 की ये घटना है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि चंपारण में कि कैसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग अपने ही अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो गांधी को जब ये चीज़ एहसास हुई, तो गांधी ने अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट बना लिया कि मुझे पहले लोगों को अपने, मतलब किसी व्यक्ति को दूसरे की गुलामी से आज़ाद होने से पहले स्वयं की गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा। और स्वयं की गुलामी से आज़ाद होने का मतलब क्या है? दैट यू विल हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। इफ़ यू डू नॉट बिलीव दैट यू कैन डू समथिंग, देन you get all the resources of the world and all the comfort of the world, you will not be able to do that thing. You can do something only and only when you have confidence that you can do it. So गांधी को वहाँ से वो कॉन्फिडेंस आता है और उनको लगता है कि जो लोग हैं इंडिया के, उनको पहले अपने आप से मुक्त करना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उसके बाद फिर जा कर के हम देश को आज़ाद कराएंगे। तो इसलिए ये पॉइंट गांधी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। समझे? यस सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? गांधी ने उन वकीलों को कैसे प्रभावित किया? गिव इंस्टांसेस, कुछ उदाहरण देके बताइए। तो देखिए, जब लॉयर्स आते हैं गांधी से मिलने के लिए, तो लॉयर्स ने कहा कि हम लोग जो है किसानों का केस लड़ते हैं और इनसे फ़ीस लेते हैं। तो पहले तो गांधी ने उनको बहुत डांटा कि इन किसानों से आप फ़ीस लेते हैं जो इतने गरीब हैं। तो उनको लगा कि हाँ सही बात है, हमें नहीं लेनी चाहिए फ़ीस। उसके बाद फिर जब गांधी ने कहा अगर मान लो मैं जेल चला गया तो आप लोग क्या करेंगे? तो लॉयर्स ने कहा कि भाई हम तो आपको सपोर्ट, आपको की सहायता करने आए हैं, आप जेल चले जाएंगे तो हम वापस लौट जाएंगे। तो गांधी ने उनको फिर समझाया, तो उनको लगा कि नहीं सही बात है यार, गांधी बताओ बाहर के आदमी हैं, चंपारण के नहीं हैं, और यहाँ पे आए हैं और हमारी इन किसानों की सहायता कर रहे हैं, और हम लोग जो कि चंपारण और मोतिहारी के रहने वाले हैं, हम लोग जो है इन किसानों की सहायता नहीं कर रहे हैं। देन दी लॉयर्स डिसाइडेड दैट इफ गांधी इज अरेस्टेड देन दे विल ऑल्सो गिव कोर्ट अरेस्ट, दैट इज दे विल ऑल्सो बी अरेस्टेड। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग भी अरेस्ट करवा लेंगे अपने आप को, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि लॉयर्स को गांधी जी ने प्रभावित कर दिया। ये कुछ हो गए इंस्टांसेस। समझ गए बच्चों? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? छोटे मोहल्लों में, स्मॉलर लोकेलिटीज़, छोटे मोहल्लों में उन लोगों के प्रति जो होम रूल, स्वराज की बात करते थे, उन लोगों के प्रति सामान्य जनता का क्या एटीट्यूड था? बताइए, सामान्य जनता का उन लोगों के प्रति क्या एटीट्यूड था? उन जो स्वराज की बात करते थे, होम रूल की बात करते थे उस समय। कोई भी ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता था जो स्वराज की बात या होम रूल की बात करता था। वो लोग, सामान्य जनता जो थी, वो होम रूल की बात करने वाले लोगों से बहुत डरती थी। वो उसको लगता था कि अगर आज़ादी की बात करने वाला और होम रूल की बात करने वाला, स्वराज की बात करने वाला मेरे घर आकर रुक जाएगा तो मेरे घर पुलिस आएगी और मुझे पकड़ ले जाएगी। तो जो लोग अपनी इज्जत बचाना चाहते थे वो अपनी इज्जत बचा के पड़े रहते थे, वो कभी भी होम रूल वालों को सपोर्ट नहीं करते थे। और गांधी का सबसे बड़ा योगदान जो है वो ये है कि उन्होंने इस चीज़ को दूर किया। उन्होंने सामान्य जनता के अंदर एक ऐसी भावना लाई कि होम रूल की मांग करना जायज़ है, वो नाजायज़ नहीं है। समझ गए? समझे बच्चों? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? हमें कैसे पता चलता है कि जो सामान्य लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था आज़ादी की लड़ाई में? ये बात हमें कैसे पता चलती है? बताओ, आंसर कौन देगा? हमें कैसे पता चलता है कि सामान्य लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था? इसका आंसर ये होगा कि विद द एपिसोड्स लाइक चंपारण वी कम टू नो दैट पीपल, common people also contributed to the freedom movement. Rajkumar Shukla was a very common
peasant, but he insisted that Gandhi ji should go to Champaran, and this made Champaran a very big episode. ठीक है, अगर राजकुमार शुक्ला एक सामान्य आदमी गांधी को इंसिस्ट करके चंपारण ना ले जाते तो फिर चंपारण की घटना इतनी बड़ी ना होती और गांधी भी शायद इतने बड़े ना बन पाते। गांधी के बड़े बनने में चंपारण घटना का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, उसके अलावा when people came to know that Gandhi has come from all the way from Calcutta and he is trying to help them, they came in flocks to help Gandhi in the court। यानी जब लोगों को पता चला कि गांधी एक बाहर का आदमी आकर के हमारी हेल्प कर रहा है तो वो झुंड बना बना करके आए और उन्होंने गांधी की सहायता कोर्ट में करने की कोशिश की। ये दिखाता है कि सामान्य आदमी ने भी बहुत ज़्यादा योगदान किया है आज़ादी की लड़ाई में। समझे? यस सर। चलो आगे बोल रहा है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। यानी डर से आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है। गरीबों के लिए कानूनी न्याय तो बाद में मिलेगा, कानूनी न्याय तो ठीक है, ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है डर से आज़ादी। ठीक है। डू यू थिंक दैट पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या आपको लगता है कि आज का गरीब आदमी जो है वो डर से फ्री हो गया है? क्या आज का गरीब आदमी डरता नहीं है? क्या आपको लगता है आज़ादी के बाद गरीब आदमी ने डरना बंद कर दिया है? बताइए, कौन आंसर देगा? नो सर। देखिए आप इसका, हाँ बोलो। कुछ हद तक वेरी गुड आंसर। तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली देयर इज इम्प्रूवमेंट। द पुअर पीपल ऑफ इंडिया हैव नाउ रिकॉग्नाइज्ड देयर राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन देम राइट्स and they have the legal remedy as well, but however scope of improvement is always there in some parts of India, particularly in the extreme rural areas. People who do not have access to the internet or to the legal provisions, they are still not free from fear, but we are hopeful that in coming times it will definitely improve. समझे? अगला है यस सर। द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज हैं? तो अभी आप बता सकते हो क्या क्वालिटीज हैं? दैट ही शुड बी polite, that he should not become aggressive, but he should be able to take a strong decision, he should be able to convince people। एक गुड लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो लोगों को कन्विंस करे। जैसे नरेंद्र मोदी एक गुड लीडर क्यों हो गए? क्योंकि ही हैज़ द एबिलिटी टू कन्विंस पीपल। वो लोगों को समझा देते हैं कि देखिए जो मैं कह रहा हूँ ऐसे सही है। और सिमिलरली अगर आप दूसरे लीडर्स को देखेंगे, अरविंद केजरीवाल को देखिए, तो अरविंद केजरीवाल क्यों एक गुड लीडर बन गए? बिकॉज उन्होंने ये समझाया लोगों को कि देखिए जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, आप इस तरीके से चीज़ों को देखिए। सो अ गुड लीडर शुड बी एबल टू कन्विंस द कॉमन पीपल दैट व्हाट ही और शी इज सेइंग इज करेक्ट, राइट? A good leader should be polite and aggressive at the same time. He should be polite in behavior but aggressive in decision making. Okay, a good leader should behave such a way that people should follow him. आप देखिए गांधी जब कहते हैं मैं जेल जाऊंगा तो इतने वकील जो वहाँ पे सैकड़ों साल से रह रहे थे और कभी जेल जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे, सब बोलते हैं हम जेल जाएंगे, हम जेल जाएंगे। ये होता है एक गुड लीडर की निशानी कि वो चीज़ों को एक अलग तरीके से देखने पे मजबूर कर दे और अलग काम करने पे मजबूर कर दे, जिससे कि अलग और अच्छा रिजल्ट आए। ये गुड लीडर की निशानी होती है। किसी को इसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड करो इस आंसर में। Would anyone like to add something to this answer? Okay, fine. तो अब बोला लिस्ट द वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट दैट आर रिलेटेड टू द लीगल प्रोसीजर्स। कानून से जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं उनको डालिए। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया डिपोजिशन, तो आपको ये आप लोग पढ़िएगा चैप्टर को, पढ़ने के बाद जो लीगल वर्ड्स हैं उनको ढूंढिएगा।
दूसरा है लिस्ट द वर्ड्स दैट यू नो दैट फॉल इनटू दिस कैटेगरी. ओके फाइन. सो ऑल डन. होप वी हैव सेटल्ड दिस चैप्टर नाउ. थीम इसकी यहाँ पे दी गई है, थीम देख लेते हैं. द लीडरशिप शोन बाय महात्मा गांधी टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड पीपल थ्रू कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन. इसकी थीम है गांधी जी के द्वारा दिखाया गई लीडरशिप जिससे कि वो जस्टिस प्राप्त कर सके उन लोगों के लिए जो ऑप्रेस्ड थे, जो दबे हुए थे, कुचले हुए गए थे. और उसका तरीका क्या था? लोगों को कन्विंस करना और आर्गूमेंट करना और नेगोशिएट करना. So this chapter is over now. What you need to do is go through the chapter, go through the questions and try to understand each and every line, each and every word, and try to understand the questions and answers. And if you have any question, please ask in the next class. Let me tell you that recently CBSE has given question papers for class 12 term 2 examination. We will discuss those question papers in my next class. So I would be happy if you all are present. And if we look at the syllabus once again, you will notice that in the syllabus term 2 indigo is done, red stripe is done, Athinga beauty is done, only one poem is left. ये वाला आन जेनिफर्स टाइगर्स कल हम कर लेंगे. तो इसको करने के बाद हमारा काम फ्लेमिंगो का ख़त्म हो जाएगा और 3 चैप्टर बचेंगे. शुड विजार्ड हिट द मॉमी ऑन द फेस ऑफ इट, इवान स्ट्राइज एन ओ लेवल विच इज़ फ्रॉम द बुक विस्टास. वी विल स्टार्ट डूइंग दैट ऑल्सो. ठीक है. Yes, sir. So if you have any questions, ask. Otherwise, thank you. Bye bye.